चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के आर्टिकल 33, 34 और 35 से संबंधित होगा। इस वीडियो हम लोग आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या प्रावधान दिए गए हैं मूल अधिकार के संबंध में, उसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आर्टिकल 33 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है आर्टिकल 33 में प्रावधान? देखिए, आर्टिकल 33 कहता है कि सशस्त्र बल यानी जो आर्म्ड फोर्स है और मूल अधिकार के संबंध के बारे में बताता है। क्या बताता है? देखिए, इस आर्टिकल के तहत संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों यानी जो सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, गुप्तचर विभाग यानी जो आपके आईबी है हो गए, रॉ हो गए, ये लोग के व्यक्तियों पर उनके अनुशासन को बनाए रखने और समुचित प्रशासन को चलाने के लिए उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी आर्टिकल 13 संसद को ये ऑथराइज देता है कि जो आर्म और सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्सन है उनके मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा दे। जिससे बेसिकली क्या होता है, जो आर्मी में होता है या फिर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्सन है उनको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अनुशासन, यानी अनुशासन से उनका काम चले। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है ना। और उनके प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनमें होती हैं जिसके लीक होने से देश को और जो आपके राज्य है उसको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संसद को ये ऑथराइज दिया गया है कि वो इन सभी पर्सन के मूल अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है ना। कभी बढ़ा सकती है, कभी घटा भी सकती है। तो अतः आर्टिकल 33 के तहत बना कोई विधि, यानी अगर संसद आर्टिकल 33 के तहत, जिसमें क्या है कि जो आर्मी से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्सन है उनके संबंध में कोई विधि मूल अधिकार बनाता है और वह मूल अधिकारों का हनन करता है, तो भी उसे किसी भी न्यायालय में मूल अधिकारों के हनन के संबंध में चुनौती नहीं दी सकती। यानी अगर आर्टिकल 33 के तहत, यानी मान लीजिए कोई सेना से संबंधित आपका विधि आता है जिससे सेना के जो पर्सन है उनके मूल अधिकार, जैसे बोलने का, स्वतंत्रता का, ठीक है ना, अलग अलग तरह के मूल अधिकार का हनन होता है, तो भी उस विधि के खिलाफ किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको वाद विवाद नहीं होगा, अपील नहीं किया जा सकता, यानी उसे शून्य नहीं किया जा सकता। ये एक प्रावधान, विशेष प्रावधान कर दिया गया, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य रहता है उस फील्ड में अनुशासन बनाए रखना। कभी उपद्रव हो गया, एग्जाम्पल के लिए अगर सेना में ही अनुशासन नहीं बना और वो देश के खिलाफ करने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका काम ही है सिक्योरिटी करना, और अगर वो देश के खिलाफ हो जाए तो ये सब आपका फंडामेंटल पॉइंट है जिसकी वजह से उनमें अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको लागू करवाने के लिए अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको इजाज़त देती है आर्टिकल 33। देखिए, आर्टिकल 33 के तहत विधि निर्माण का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को, ठीक है। ये भी प्रावधान करता है आर्टिकल 33 में कि सेना से संबंधित या सिक्योरिटी से संबंधित जो विधान बनाने का अधिकार है आर्टिकल 33 के तहत वो केवल संसद को, विधानमंडल को नहीं, जो राज्य विधानमंडल थे उनको नहीं दिया गया है। क्या है, आर्टिकल 33 के तहत ही उपरोक्त बल, यानी जो इन लोग बल है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, आपके सीक्रेट जो पर्सन होते हैं वो हो गए, जैसे STF हो गए, ठीक है ना, और गुप्तचर विभाग हर पुलिस के होते हैं, देश के होते हैं, ठीक है। बलों में शामिल कर्मियों के ऊपर निम्न प्रतिबंध लगाता है। क्या प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 33 के तहत बना कानून? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप उनके रूल, जो सेना के रूल होते हैं या फिर जो आर्म्स रिलेटेड फोर्स है उनके रूल होते हैं, उनके नियम के खिलाफ आप अब ये नहीं बोल सकते कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है आर्टिकल 19 क के तहत, ठीक है ना, तो इसको प्रतिबंधित किया गया है। संगठन बनाने का अधिकार, यानी आप सेना में ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, यूनियन नहीं बना सकते, पार्टी नहीं बना सकते सेना में, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समानता का, समान तरीके से सबको ट्रीट किया जाता है। उसमें यूनियन नहीं बना सकते हैं कि चलिए संघ नहीं बना सकते कि चलिए इस जाति का ये संघ हो गया, इस जाति का ये संघ हो गया, धर्म से संबंध हो गया, ठीक है ना, काम से संबंधित संघ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, यानी आप बिना ऑथराइजेशन के प्रेस, जो मीडिया के पर्सन है, उससे बात नहीं कर सकते। अक्सर देखा होगा कि जब कहीं प्रेस जाता है, एग्जांपल कहीं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे जो सेना के पर्सन होते हैं, सिक्योरिटी में लगे होते हैं, उनसे पूछा जाता था, वो कोई जवाब नहीं देते, बोलते कि हम ऑथराइज नहीं है इसके लिए। तो वही चीज़ है, बिना ऑथराइजेशन से आप मीडिया में कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते, वरना आपको डिसमिस किया जा सकता है जॉब से भी, और उसके बाद भी सैन्य कानून के तहत आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है।
सार्वजनिक प्रदर्शन के अधिकार पर रोक, यानी अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकते। आप सेना के अंडर में जो नियम है उसमें अपील करिए सैन्य कानून के तहत, लेकिन सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा नहीं कर सकते कि मेरा मूल अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि कहीं पे उसकी सुनवाई ही नहीं होगी। आर्टिकल 33 के तहत वो अधिकार बनाए जिसमें ये भी प्रावधान है कि किसी अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये था आर्टिकल 33 जो सशस्त्र बल यानी आर्म्ड जो पर्सन है उनके मूल अधिकार से संबंधित विस्तृत व्याख्या करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 34 में क्या प्रावधान है। देखिए आर्टिकल 34 आपका मार्शल लॉ यानी जो सैन्य शासन और मूल अधिकार से संबंधित वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है इसको देखिए आर्टिकल 34 के तहत ऐसे स्थान क्षेत्र जहां मार्शल लॉ लगा हो, यहाँ पे जहां सेना का शासन हो, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सेना सभी काम करते हो, न्याय के काम करते हों, प्रशासन के काम करते हों, सिक्योरिटी के भी काम करते हों, मार्शल लॉ लागू हो, वहाँ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार किसके निलंबित हो जाते हैं? सभी के हो जाते हैं। ठीक है। नोट देखिए मार्शल लॉ की संविधान में कहीं व्याख्या नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई संविधान में। बेसिकली क्या होता है? सैन्य शासन होता है, यानी आपके कोई सभी जिस क्षेत्र में देखते हैं अंतर आगे वाले पॉइंट में कि क्या अंतर होता है सैन्य शासन और सैन्य कानून में। देखिए सैन्य कानून होता क्या है? यह केवल सेना में या सैन्य बल में शामिल व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी जो सेना के अपने कानून है जिसमें अगर कोई व्यक्ति उस नियम के खिलाफ आपका कार्रवाई करता है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 33 में जो प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें क्या है कि प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर उसके अधिकार का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ वो बोलने लगे ओपन होके, तो उसके खिलाफ क्या होगा कि इंटरनल इंक्वायरी होगा, इंटरनल जो आपकी कार्रवाई होगा जिसको बोलते हैं सैन्य कानून के तहत कार्रवाई हो गया। वो बस सेना के पर्सन के ऊपर होता है। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होता है? इसको बोलते हैं सैन्य शासन, यानी सेना का शासन। उस क्षेत्र में सेना का शासन स्थापित हो गया। इसमें क्या होता है? जिस क्षेत्र में लागू होता है मार्शल लॉ वहाँ पर सभी लोगों, सरकारी व्यक्ति भी होते हैं, सैन्य भी होते हैं, नागरिक होते हैं, ठीक है ना, उन पर लागू होता है। वो सभी तरह के अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं। देखिए आगे आपका है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या होता है। तो देखिए मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन और राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 352 के तहत लगाया जाता है। ये एक विशेष स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार चाहे तो। क्या अंतर होता है? देखिए यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, यानी अन्य सारे अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। यह मूल अधिकार केंद्र राज्य संबंध में भी प्रभावित करता है, यानी जब आपके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, इसको देखेंगे डिटेल में। उसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश में एक तरह से पावरफुल हो जाती है पूरी तरीके से। वो किसी राज्य को बर्खास्त कर सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो। लेकिन यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करती है क्योंकि ये सीमित क्षेत्रों में लगाया जाता है, पूरे देश में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा, यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करके उनके कार्यों को सेना अपने हाथ में ले लेती है, यानी जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहाँ पे क्या होता है कि आपका न्यायालय बंद हो जाता है, ठीक है ना, उनके अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, सरकारी काम भी निलंबित हो जाता है और सभी काम सेना के पर्सन, सेना जो वहाँ पे स्थापित हो जाती है उनके अधिकारों को अपने ऊपर लेके खुद करने लगती है। न्याय का काम भी सेना करती है, सरकारी काम भी सेना करती है, सुरक्षा का काम भी सेना करती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, आपका सेना अलग सिक्योरिटी का काम करती है, वॉर देखती है और सरकारी काम चलते रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या आता है इसी में अंतर। देखिए ये हो गया था। अब क्या है, जो सैन्य शासन होता है इसे केवल देश के कुछ हिस्सों में लागू किया जा सकता है, यानी सीमित क्षेत्रों में लागू होता है जहाँ पे बहुत अर्जेंट नीड होती है आपकी, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसे देश के किसी हिस्से में या संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। जब वॉर का युद्ध हो या फिर किसी राज्य में बहुत ज़्यादा आपका उपद्रव हो रहा हो जहाँ पे सेना की नीड पड़ जाए तो वहाँ पे इसे लागू कराया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद आता है, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यानी ये नीड के अनुसार केंद्र सरकार लगा सकती है, जबकि इसके लिए संविधान में एक विशेष व्यवस्था है कि इस स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये था कुछ मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में अंतर, क्योंकि इसमें डिफिनीशन में समझ में नहीं आता है, क्योंकि संविधान में कहीं पे भी इसका डिफिनीशन नहीं दिया मार्शल लॉ है क्या। बेसिकली ये विदेशों से लिया गया था जब संविधान में है। अब देखते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि अधिकतर मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, ठीक है ना। स्वयं प्रवर्तित का मतलब क्या है कि वो अपने आप लागू। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, इन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये अपने आप लागू है। इनका हनन हो सकता है लेकिन ये लागू रहते हैं, ठीक है। इन्हें अलग तरीके से किसी विशेष स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मूल अधिकार जो कि लागू नहीं हो पाते हैं या फिर उनका हनन होता रहता है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं,
उनके क्रियान्वयन के लिए संसद कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए आर्टिकल 15 में आपका दिया गया था कि लिंग के आधार पर विरोध का संरक्षण, यानी महिला पुरुष के बीच विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या है कि आपका जो महिलाओं को, बच्चों को विशेष आरक्षण दिया जाता है, तो वो हो गया उनका आर्टिकल 15 का एक तरह से विरोध हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे मूल अधिकार का हनन हो गया। लेकिन क्या है कि वहाँ पे समानता या फिर उनको एम्पावर्ड करने के लिए जो महिला है या बच्चे हैं उनके लिए विशेष कानून के तहत वो अधिकार बनाया गया है कि उनको आरक्षण मिलता है। तो इस तरह से कुछ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन, उनके लागू के लिए संसद कानून बना सकती है, जो कि ऑथराइज करता है आर्टिकल 35। तो यह अधिकार केवल संसद को लागू है, यानी आर्टिकल 35 के तहत भी जो अधिकार बना या फिर विधि बनाने का अधिकार है वो संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए। अब देखते हैं कुछ अन्य तरह के अधिकार कौन से होते हैं जो मूल अधिकार नहीं है। आपका 21 वर्ष होने पे या 18 वर्ष होने पे जो वयस्क का एज है, उसके बाद आप मतदान दे सकते हैं। जो चुनाव होते हैं आपके, पंचायती चुनाव हो गए, राज्य सरकार के चुनाव हो गए, या फिर जो सेंटर के चुनाव हो गए, उसमें तो ये सब अधिकार, ये देखिए मूल अधिकार नहीं है, तो इनके हनन होने पर रिट नहीं जारी किया जा सकता। यानी रिट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर जारी किया जा सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता था। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, केवल सामान्य मुकदमों के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो अगर इन सारे मामलों में आपका अधिकार हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब हाई कोर्ट इसमें डिसीजन करेगा कि क्या इसमें रिट जारी करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उसके पास अधिकार है सामान्य कानूनी आपके जो विवाद होते हैं उसमें भी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में केवल जब मूल अधिकार का हनन हो रहा है तभी जा सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 12 से 35 यानी मूल अधिकार से संबंधित जो वीडियो थे उसका लास्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका मूल अधिकार से संबंधित सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। संविधान का भाग 4 है, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे वो क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।